स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रिसर्चर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस से बाहर से जुड़े होते हैं, ठीक है, बिजनेस के बाहर से तो जुड़े होते हैं, उन्हें एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं। और जो बिजनेस के अंदर होते हैं उन्हें आप इंटरनल यूजर्स बोलते हो। ठीक है, बिजनेस के अंदर के लोगों को जब आप कोई इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, तो उन्हें इंटरनल यूजर्स कहते हैं। और बाहर के यूजर्स को जब आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो उन्हें एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन शामिल होते हैं, तो रिसर्चर्स, ये भी बाहर के ही होते हैं, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, तो ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगरीज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो समझिए एक्सपेंडिचर होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका डेफर्ड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कौन से होते हैं? जो कि 1 ईयर के अंदर अंदर किए जाते हैं, ऐसे खर्चे जो 1 साल के अंदर किए जाएंगे। 1 साल कौन सा? आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक रहता है। इस साल के दौरान जब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं। कितना लॉन्ग टर्म? यानी मोर देन 1 ईयर, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिक्स असेट्स में किए जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, और इनका अमाउंट भी काफी बिग होता है, ऐसे भी याद रख सकते। फिर डेफर्ड कौन से होते हैं? जो मिडल में होते हैं, लाइक ना तो वो 1 ईयर से तो अबव होते हैं और 5 साल से कम, 1 से 5 साल के बीच के टाइम पीरियड में जिन्हें आप यूज कर रहे हो ना, ऐसे खर्चों को डेफर्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। जिस तरह से आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको कई सालों तक होता है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट पे आपने 1 से ज्यादा यानी 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर खर्चा किया है, तो ना ये शॉर्ट टर्म है ना लॉन्ग टर्म, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को डेफर्ड कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एन इंक्रीज इन एसेट्स, एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, अ डिक्रीज इन प्रॉपर्टी इक्विटी। तो समझिए पहले कि जितनी भी एसेट्स होती हैं, मॉडर्न अप्रोच कहती है कि उनका बैलेंस डेबिट होता है। जब भी एसेट्स आपकी आएंगी, व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हो, तो डेबिट हो जाएंगी। और जब एसेट्स जाएंगी, ठीक है, व्हाट गोज आउट, तो वो क्रेडिट हो जाएंगी। यानी एसेट्स में जब भी कमी आएगी, बाहर चली जाएंगी, बेच दी जाएंगी, तो वो क्रेडिट होंगी। और जब आप उन्हें परचेज करके लाओगे, खरीद के लाओगे, या एसेट्स इंक्रीज होगी, तो वो डेबिट होंगी। सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखोगे। लायबिलिटी इससे ऑपोजिट होती है। लायबिलिटी का खुद का नेचर क्रेडिट होता है, क्योंकि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, का मतलब हमें किसी को देना होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, जब डिक्रीज होगी तो वो आपकी क्या होगी? डेबिट होगी। अब यहां से क्रेडिट का मतलब पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो इसका मतलब है ये क्रेडिट, ठीक है। एसेट्स बढ़ती तो भी आप कहोगे इंक्रीज इन एसेट्स, तो आप क्या कहोगे? ये डेबिट है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज है तो भी ये डेबिट हो जाती है। डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज, प्रोप्राइटर्स इक्विटी, डिक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी, प्रोप्राइटर इक्विटी को भी आप लायबिलिटी मानते हो, ठीक है, कैपिटल में आता है, ये भी लायबिलिटी नेचर की होती है, तो ये भी क्रेडिट नेचर का भी, ठीक है। लेकिन जब ये डिक्रीज हो जाएगी तो ये डेबिट हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज होती तो आंसर राइट हो सकता था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स असेट्स, किस में से, इनमें से कौन सी फिक्स असेट्स नहीं है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक, गुडविल।
देखिए फिक्स एसेट्स कौन सी होती है, दोनों टाइप्स की आ जाएंगी आपकी। टेंजिबल जो आपको दिखाई दे, ठीक है, जिन्हें आप छू सकते हो। इनटेंजिबल जो आपको दिखाई ना दे, ना ही जिन्हें आप टच कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि गुडविल। ये सब कैटेगरी फिक्स एसेट्स में आती है। फिक्स एसेट्स क्या होती है, लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, लॉन्ग टर्म तक। लॉन्ग टर्म तक आप उन्हें यूज कर सकते हो। एक बार पैसा बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, एसेट्स में, एक बार एसेट्स खरीद लिया आपने, और वो काफी टाइम तक आप उन्हें, नंबर ऑफ ईयर तक, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर तक यूज करते हो। अब बिल्डिंग कई सालों तक चलेगी, प्लांट मशीनरी भी और गुडविल भी, ठीक है। गुडविल आपकी प्रेस्टीज जो इमेज बन जाती है अच्छी, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आती है, वो गुडविल है, इंटेंजिबल होती है। लेकिन बैलेंस विद बैंक ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि ये करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट्स जो आप एक साल के अंदर अंदर यूज करते हो, ठीक है, जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, उधार माल बेचा तो डेटर्स हो गई, ठीक है, बैंक बैलेंस हो गया आपका, या कैश भी आपका शॉर्ट टर्म में हो गया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट्स है। तो ये, अब उसने फिक्स पूछा है, ठीक है, जो फिक्स नहीं है, नोट पूछा है, तो इसका मतलब करंट असेट्स पूछा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस विद। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी वही होती है जो हमें देनी होती है, टू पे करनी पड़ती है। एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। किसी से हम कुछ क्रेडिट करके ले आए हैं, उधार लाए हैं, तो हमें वो पे करना है, ठीक है। तो ये सब लायबिलिटी होती है। फर्नीचर, फर्नीचर हमें कमा के देता है, एसेट्स है हमारी। रेंट पेबल हमें पे करना है, तो पे से ही समझ गए होंगे, यही आपकी लायबिलिटी है। राइट आंसर तो आपका यही हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो ये आपकी इनकम है, ठीक है। और स्टॉक, स्टॉक आपकी करंट एसेट्स हो, तो राइट आंसर आपका रेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस या कमी नहीं है, कमी नहीं है तो एडवांटेजेस पूछा होगा, एडवांटेजेस मतलब गुण पूछा होगा, ठीक है, या लाभ पूछा होगा। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन पे बेस्ड है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स में, लीगल मैटर्स में एक सबूत के आधार पर यूज कर सकते हो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे आपसे एडवांटेजेस पूछा है, तो अच्छी बातें यूज करनी है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ठीक है, कानूनी अगर आपकी कार्यवाही होती है, कार्यवाही होती है, तो आपके पास हर चीज का एक प्रूफ होता है, फैक्ट बेस, ठीक है, या आपके पास एविडेंस की बात जब भी आएगी तो आप वहां पे वाउचर कर दोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर। वाउचर क्या होता है, जिस पे आपका ट्रांजेक्शन का बिल रिकॉर्ड होती है, तो ये एविडेंस के रूप में आपको यूज होती है, तो ये लिमिटेशंस नहीं है। बाकी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। इनकम्प्लीट है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये भी एक लिमिटेशन है। ओमिशन है, भूल जाते हो आप इन क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देना, तो ये भी एक लिमिटेशन है। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड। दो लोगों के बीच में कोई भी डीलिंग होना, ठीक है, दो लोगों के बीच में क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन, इंट्रोडक्शन, मीटिंग, सेमिनार। अब यहाँ क्योंकि हम बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ही बोलेंगे। डील हो रही है, डील मतलब कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड कोई डील कर रहे हो। एक पार्टी क्या करेगी, सेल करेगी, ठीक है, दूसरी पार्टी उसे बाय कर लेगी, या एक पार्टी बाय करेगी तो दूसरी पार्टी उसे क्या कर लिया, सेल कर लिया, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, मॉडर्न सिस्टम क्या कहता है, बुक कीपिंग क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, नन ऑफ दीज। तो बुक कीपिंग में एक साइड डेबिट होती है, दूसरी साइड क्रेडिट होती है। ये क्या है आपका, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री पढ़ाई होगा आपने, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, दोनों साइडों पे काम करते हो। जैसे कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, तो
आपने एक आइटम तो को डेबिट किया तो दूसरे को क्रेडिट करना पड़ा, यही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कोई भी काम कर रहे हो जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, उसे क्या कहोगे? डीलिंग, परफॉर्मेंस, बिजनेस या ड्यूटी? तो देखिए, जब भी कोई एक्टिविटी की जाए, एक्टिविटी काम किया, बदले में कोई अर्निंग आई, ठीक है, पैसा कमाया, पैसा मतलब मनी, मनी से रिलेटेड पैसा आया, तो एक्टिविटी प्लस में मनी, ठीक है, पैसा, ये क्या होती है? आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी किस लिए करते हो आप? ताकि बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर सको, ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर सको। जैसे मैं अगर स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वहां से मुझे एक्टिविटी के थ्रू अर्निंग हो रही है, सैलरी मिल रही है, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी क्या हो जाएगी? इकोनॉमी एक्टिविटी है। और अगर मैं घर पे फ्री में अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फ्री में, एक्टिविटी तो मैं कर रही हूँ बट फ्री में कर रही हूँ, ठीक है, नॉन अर्निंग है, तो ये मेरी नॉन इकोनॉमिक्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप समझते। एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड of depreciation machinery year after year due to compatibility, convenience, consistency, all of the above। तो देखिए, आपके डेप्रिसिएशन के टू मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा क्या होता है? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड की 5 साल है तो हर साल 10% का आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो स्ट्रेट वैल्यू पे लगाना है, यानी जितने की मशीन पहली बार खरीदी, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, उसी पे आप लगाते जाइए। अगर सपोज कीजिए 5 लाख की मशीन खरीद के लाए, तो हर साल 5,000, 5 लाख का 10% निकाल लो, ठीक है, 5,000 आएगा, तो हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन लगाते रहो। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये कहता है कि पहले साल अगर 5 लाख में से 5,000 रुपए आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो बचे 4,95,000। अब इस पे अगले साल 10% लगाओ, घटती हुई वैल्यू पे लगाओ, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पे मत लगाओ, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एक साल आपने ये SLM मेथड यूज किया, या इसी साल आपने WDV मेथड यूज किया, अगले साल भी वही यूज कर रहे हो, तो ये इसलिए कर रहे हो ताकि आप कंपैरिजन आसानी से कर सको, या कन्वीनियंस आपकी सुविधा के लिए है, या कंसिस्टेंसी है? तो ये आपकी कंसिस्टेंसी है, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कंसिस्टेंसी ये कहती है कि जो काम आपने पिछली साल किया, जो मेथड आपने पिछली साल यूज किया, वही आप इस साल यूज करोगे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। The policy of anticipate no profit and provide for all possible losses arises due to convention of matching, conservation, consistency, none। कह रहा है कि एक पॉलिसी है जिसमें आप जितने भी प्रॉफिट होते हैं ना, फ्यूचर से रिलेटेड, जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं, उनको तो अभी से आप इनकम नहीं मानोगे, ठीक है, नॉट इनकम कंसीडर करोगे, इसे बोलते हैं एंटिसिपेट पॉलिसी है, प्रॉफिट को अभी आप कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन पॉसिबल जितने भी लॉसेस हैं, फ्यूचर में जो भी नुकसान होगा, उसको आप अभी से मान के चलोगे, उसके लिए अभी से आप इंतजाम कर लोगे कि मुझे लॉस होने वाला है, तो कुछ पैसा अभी से सेविंग कर लूं ताकि मैं इससे निकल जाऊं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग, मैचिंग में तो आप सिर्फ मैच करते हो जो कैपिटल है ना, कैपिटल, उसमें से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाते हो, ठीक है, और जो आपकी रेवेन्यू इनकम है, तो उसमें से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, यही मैच करना होता है आपको। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म ये कहता है आपका कि जितने भी आपके लॉसेस हैं, ठीक है, या जितने भी पॉसिबल आपके लॉस होने की है, उनको तो आप कंसीडर करोगे, लेकिन प्रॉफिट को नहीं लोगे। तो जहां भी आप एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट देखो, तो वहां कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक और कहता है कि जब आप एसेट्स सेल करते हो ना, एसेट सेल, ठीक है, तो जो भी आपकी कॉस्ट वैल्यू है एसेट्स की, या रियलाइजेशन, रियलाइजेशन जिसमें आपने बेचा है, मार्केट प्राइस, ठीक है, विच एवर इज लोअर, जो कम वैल्यू है ना, आप उसी को लोगे, ये भी कहते हैं। According to which of the following concept in determining the net income from business, all cost price which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue।
कह रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो आपको बिजनेस में इनकम होती है ना, उसी में से खर्चे घटाए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू टाइम पीरियड की इनकम है, तो उसमें से वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाए देंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने कि जब आपको कैपिटल इनकम है, कैपिटल मतलब किसी एसेट से आपने इनकम कमाई है, या किसी बिल्डिंग को आपने उठा के बेच दिया है, जो आपका रेगुलर काम नहीं है, ऐसी एक्टिविटी से आपको कोई गेन हुआ है, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल इनकम। लेकिन आपका काम है अगर पेन सेल करना, ठीक है, तो आप अगर गुड्स बेच रहे हो, पेन बेच रहे हो, उससे आप इनकम कर रहे हो, तो वो आपकी रेवेन्यू इनकम है। अगर रेवेन्यू इनकम है तो साल, उसी साल के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो उसी में से घटाओगे। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉस्ट या ड्यूअल एक्सपेक्ट, तो आप मैच कर रहे हो, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है, कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या मैचिंग, तो ये आपका कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन आपका ये कहता है कम वैल्यू लोगे, कम मूल्य, यानी लेस वैल्यू लोगे। चाहे तो आप एसेट्स बेचो, कॉस्ट यानी आपने वो खरीदी थी 5 लाख में और अभी आप उसे 6 लाख की बेच रहे हो, लेकिन बिजनेस कम कीमत को ही मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, कमी को ही लेगा। सिमिलरली अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं तो उनको ये लेगा ही नहीं, और लॉसेस होने वाले तो उनको अभी से लॉसेस मान के चलेगा। तो यही है बस कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। सीसी करके याद रखना, सीसी में 2 पॉइंट है, एक असेट्स का और एंटीसिपेट, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आपका क्या कहता है कि पहले से ही आप कंजर्व करके यानी मान के चलते हो होने वाले नुकसानों को। ठीक है, तो देखिए आंसर, प्रोविजन इज मेड फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, कि पहले से ही आप तैयारी करके चलते हो। प्रोविजन मतलब पहले से ही प्रॉफिट का कुछ पार्ट एस्टिमेटेड आधार पर, मतलब कुछ ना प्रॉफिट का कुछ एस्टिमेटेड पार्ट, कितना मुझे नुकसान होने वाला है, रिजर्व में डाल देते हो, यानी प्रोविजन बना के चलते हैं होने वाले नुकसानों के लिए। तो ये है बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि अगर आपने किसी को कोई माल उधार बेच दिया डेटर्स को, और वो पैसे देने ना आए, तो ऐसा माल आपका डूब जाता है, जिसे आप बैड डेट्स कहते हो, यानी आपको यहाँ से लॉस हो रहा है। विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वालिटी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड ही नहीं होती बुक्स में? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ड्यूअल। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेपरेट कहता है मालिक अलग, बिजनेस अलग। मनी मेजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर चीज को पहले मनी में मेजर कर लो, उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड कर लो। तो ठीक है, देखिए मनी में मेजर किन को करोगे, जिनकी क्वांटिटी है। यहाँ क्वेश्चन क्वालिटी की कह रहा है, गुण की। ठीक है, किसी के गुण बताना है, मेरे एम्प्लॉय ईमानदार हैं, मेहनती है, इस तरह की एंट्री होंगी। ठीक है, तो इनके बारे में पूछ रहा है, उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि उन्हें हम मनी में मेजर नहीं करते, तो ये मनी मेजर कॉन्सेप्ट की ही बात है। इसी की वजह से ये रूल फॉलो करते हैं कि जो मनी में मेजर है उनको रिकॉर्ड कर लो, जो मनी में मेजर नहीं कर सकते उन्हें रिकॉर्ड मत करो। हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो प्राइस का हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस देखते हैं। ड्यूअल एक्सपर्ट ये क्या कहता है कि एसेट साइड आपकी जो भी होती है वो किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन के किससे डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, 16, 6 या 9? तो देखिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो 1977 आईसीए के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए गए थे। तो ये टोटल आपके 32 है, जिसमें से 8 वाला हटा दिया था। ठीक है, अब जो बचे हैं आपके 31 बचे हैं, जिसमें से आपका जो आपका डेप्रिसिएशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है।
रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज रियलाइज्ड व्हेन, जब रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम कब होगी, जब आपने कुछ बेच दिया हो, ठीक है, बेच दिया हो, क्या बेचा हो, कोई प्रोडक्ट उठा के, तो रियलाइज होती है जो बेचा हुआ प्राइस है, ठीक है, यानी जो जिस प्राइस पे आपने बेचा है, ठीक है, जो प्राइस पे आपको प्रोडक्ट को बेचा है, तो व्हेन, तो कब मानी जाएगी आपकी इनकम, जब आपने सेल कर दी, या आपको कैश मिल गया, या द प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, या प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, या द ऑर्डर प्लेस टू सप्लाई गुड्स, या आपको ऑर्डर ही मिल गया गुड सप्लाई करने का। तो देखिए, आपकी इनकम तब जनरेट होगी जब आपकी सेल हो जाएगी, ठीक है।